सर, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्यों है? मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हमें इकोनॉमिक की ये जो फंक्शनिंग होती है ना, ये कैसे होती है इसके बारे में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक जो भी वेरिएबल्स है, उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनके बारे में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हमें स्टडी करके देता है नेशनल इनकम की। और मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेप्स भी बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की लेवल होती है, जो डिपेंड होती है आउटपुट के ऊपर, इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है, तो उसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल फैक्टर है, जैसे कि नेशनल इनकम, आउटपुट, इन्फ्लेशन, इन सभी इकोनॉमिक वेरिएबल फैक्टर्स की भी स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हमें ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे होती है या किस तरीके से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रही है, इसके बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। और इन सब चीजों की वजह से मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है इसके बारे में बताता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शनिंग बताता है मतलब क्या करता है कि जैसे मान लो कि जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल फैक्टर्स है, मतलब इन्फ्लेशन, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल फैक्टर्स है ना, इनके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये बिहेवियर को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इनके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आने के बाद। मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है, आउटपुट, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इनके बिहेवियर में चेंजेस आने के बाद इकोनॉमी के अंदर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को स्टडी करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व या फिर उन प्रॉब्लम को स्टडी करके सॉल्यूशन देने का काम मैक्रो इकोनॉमिक कर रहा है। और इससे समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रहा है, तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक के फंक्शन समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक करता है क्या? अब इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन कब आते हैं कि जब भी बिजनेस साइकिल में चेंजेस होते हैं। मतलब बिजनेस साइकिल किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसको हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। बिजनेस साइकिल में चेंजेस कैसे आते हैं कि जैसे मान लो कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के बाद आउटपुट का प्रोडक्शन होगा, बराबर ना। मतलब जितना टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी के अंदर, उतना ज़्यादा टोटल आउटपुट बनेगा। जितना ज़्यादा टोटल आउटपुट बनेगा, उतना ज़्यादा लोगों को इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। और जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा लोगों को इनकम आएगी, यानी टोटल इनकम भी इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो आउटपुट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा और लोगों को इनकम भी नहीं मिलेगी। यानी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं ना इकोनॉमी के अंदर, फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं, क्या कारण है जिसके वजह से इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं? ये जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर फ्लक्चुएशन आते हैं। ये उनका कारण ढूंढने का काम कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक करता है। और अगर कारण पता चल गया तो किस तरीके से ये जो फ्लक्चुएशन होते हैं, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन आती है, या फिर इनकम बढ़ती है या फिर कम होती है, ये जितनी भी सिचुएशन आती है, इन सिचुएशन के कारण को या फ्लक्चुएशंस को ढूंढने का काम मैक्रो इकोनॉमिक करता है। या फिर ये जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं ये कैसे कम होंगे, इसका सॉल्यूशन भी मैक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड करता है। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनका असर नेशनल इनकम पे पड़ता है क्या? हाँ, फिर फ्लक्चुएशन का डायरेक्टली असर आपके इनकम के ऊपर होता है ना। अभी जैसे मैंने क्या बताया कि इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर आउटपुट बनेगा, आउटपुट बनेगा तो इन लोगों की इनकम आएगी, बराबर ना। मतलब लोगों को जॉब मिलेगी, फिर इनकम आएगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने अगर सपोज कुछ इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया कुछ सेक्टर्स के अंदर, तो पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी। या फिर गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सेक्टर में, या फिर कोई भी जो भी इन्वेस्टर इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अगर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बनेगा इकोनॉमी के अंदर, उससे ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी और उससे ज़्यादा इनकम लोगों को आएगी। यानी ओवरऑल देखा जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक किसका स्टडी करता है? नेशनल इनकम का स्टडी करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम बढ़ रही है या फिर क्यों कम हो रही है, इसके रीजन भी ढूंढता है। क्योंकि नेशनल इनकम अगर नहीं स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक, तो शायद गवर्नमेंट को जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी होती है
अलग अलग सेक्टर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए या फिर पीपल्स के लिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी बन ही नहीं सकती, क्योंकि नेशनल इनकम का डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए नेशनल इनकम स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, नेशनल इनकम को स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मैक्रो इकोनॉमिक का इम्पोर्टेंट है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या कि इंडिया के अंदर या कोई भी देश की इकोनॉमी के अंदर अगर पॉवर्टी जैसी सिचुएशन है, गरीबी है, या फिर इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ है, या फिर इकोनॉमिक की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक डीपली स्टडी करता है, एडवांस लेवल का स्टडी करता है कि व्हाट इज द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, क्यों गरीबी है, क्यों लोगों की इनकम और वेल्थ नहीं बढ़ रही है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, क्या इसका रिलेशन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट या फिर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट से है क्या। तो ये थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक डीपली स्टडी करता है। यानी अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करेगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, या क्या कॉज है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या फिर व्हाट आर दी बेस्ट फैक्टर्स, या फिर कौन से ऐसे बेस्ट मेजर है जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, इन सब का डिटेल में स्टडी करके मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे गवर्नमेंट अगेन क्या करेगी, प्रॉपर पॉलिसीज बनाएगी और इस पॉलिसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट शायद हो सकती है। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है सर, मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी पूरे इकोनॉमिक के परफॉर्मेंस की एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक करता है क्या? देखो, पूरे इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, इसका मतलब क्या करना कि जो भी हमारा नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम की स्टडी करना और नेशनल इनकम कितनी है इसका एस्टिमेशन निकालना। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक काम करता है। और जैसे मैंने बताया कि नेशनल इनकम डिपेंड करता है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो इसमें होती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, यानी टोटल आउटपुट कितना बन रहा है। जितना आउटपुट बनेगा उतना लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी इनकम लोगों को मिलेगी, यानी इनकम बढ़ेगी। राइट, जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा उतना इनकम कम होगा। तो लास्ट ईयर नेशनल इनकम की स्टडी किया, जैसे मान लो कि 2022 और 2023 में नेशनल इनकम मान लो कि 10,000 रुपीज़ आई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और इस साल अगेन माइक्रो इकोनॉमिक ने क्या किया, नेशनल इनकम की स्टडी की, यानी 24-25 में, तो समझ में आया कि मैक्रो जो भी हमारा नेशनल इनकम है वो 20,000 है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ गया है। तो नेशनल इनकम की स्टडी करने के बाद एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक बता सकता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इकोनॉमिक की ओवरऑल परफॉर्मेंस इकोनॉमिक के वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ, फिर इकोनॉमी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, या फिर इकोनॉमिक जो वर्किंग में आती है, तो इकोनॉमिक की वर्किंग में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया जाता है वो इकोनॉमिक के अंदर आने वाले इकोनॉमिक फैक्टर्स का, यानी जो भी हमारी टोटल इनकम है, या फिर टोटल आउटपुट है, या टोटल इन्वेस्टमेंट है, या फिर जनरल प्राइस लेवल हो गया, तो इनके बिहेवियर में कंटिन्यूसली क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, यानी वो चेंज होते रहते हैं। तो इकोनॉमी जो है मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमी इनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट में कितना चेंजेस आया, उसका असर टोटल आउटपुट के ऊपर कितना गिरेगा, टोटल आउटपुट में चेंजेस आने के बाद एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर गिर रहा है क्या, तो उससे इनकम बढ़ेगी या कम होगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पूरी डिपेंड करती है इकोनॉमी के अंदर आने वाले इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर। तो इन वेरिएबल्स को एग्रीगेटली टोटल एक साथ लेके मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, स्टडी करता है, और इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। यानी सर, ओवरऑल इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड रहती है और नेशनल इनकम की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। यस, ओवरऑल सब कुछ डिपेंड है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या कि किस तरीके से इंडिया के अंदर या कोई भी देश के इकोनॉमी के अंदर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है या फिर कम भी हो सकती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है,
कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी आउटपुट ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए लेवल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों का भी अच्छा रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ये बताने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और बेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक आपको लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसीलिए शायद मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं ना, इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही थे इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंस, मैक्रो इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंस। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हो।